नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संशोधित रणनीति अपनाई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ओटीटी से संबंधित एक परामर्श पत्र जारी किया। सेबी ने सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया। और केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी की वैधता को और 3 साल तक बढ़ा दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया। पीजीआई 2.0 का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी उपाय करने के लिए प्रेरित करना है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4 से संबंधित संकेतकों की निगरानी से जुड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई पहलों के अनुरूप है। पहला पीजीआई 2017-18 में जारी किया गया था। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें प्राप्ति योग्य उच्चतम ग्रेड दक्ष है और जबकि निम्नतम ग्रेड आकांक्षी 3 है। एक रूपता लाने और बेहतर ढंग से तुलना करने के लिए ग्रेड्स को पीजीआई जिले के साथ संयोजित किया गया है। पीजीआई संरचना में 73 संकेतकों के लिए 1000 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये संकेतक 2 श्रेणियों परिणाम और शासन प्रबंधन में वर्गीकृत हैं। इन दोनों श्रेणियों को फिर से 6 डोमेन में विभाजित किया गया है और ये हैं लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस और टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पीजीआई 2.0 में कई संकेतकों के लिए डेटा संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल से प्राप्त किए गए हैं। अब इसमें दक्ष ग्रेड दिया गया है 941 से 1000 ग्रेड स्कोर करने वालों को। उत्कर्ष दिया गया है 881 से 940 वाले ग्रेड स्कोर को। अति उत्तम दिया गया है 821 से 880 वाले को। उत्तम दिया गया है 761 से 820 स्कोर करने वालों को। प्रचेष्टा 1 के तहत 701 से 760 के बीच स्कोर होना चाहिए। प्रचेष्टा 2 के तहत 641 से 700 के बीच और प्रचेष्टा 3 के तहत 581 से 640 ग्रेड स्कोर होना चाहिए। वहीं आकांक्षी 1 के तहत 521 से 580 का स्कोर होना चाहिए। आकांक्षी 1 के तहत 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आकांक्षी 2 के तहत 12, जिसके अंदर स्कोर होना चाहिए 461 से 520 के बीच और आकांक्षी 3 के लिए 401 से 460 ग्रेड स्कोर होना चाहिए। इसके तहत 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संशोधित रणनीति अपनाई है। आईएमओ के सदस्य देशों ने समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने पर आईएमओ रणनीति 2023 को अपनाया है। वर्ष 2018 में इस विषय पर एक प्रारंभिक रणनीति अपनाई गई थी। इसी रणनीति में 2023 में संशोधन की बात भी की गई थी। MEPC यानी कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करती है। इनमें मार्पोल संधि द्वारा कवर किए गए जहाज स्रोत प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम भी शामिल है। इन स्रोतों में तेल, भारी मात्रा में ले जाए जाने वाले रसायन और जहाजों से उत्सर्जन शामिल है। जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को 2 नवंबर 1973 को आईएमओ में अपनाया गया था। इसे मार्पोल प्रोटोकॉल के साथ 2 अक्टूबर 1983 को लागू किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री पोत परिवहन वैश्विक मानव जनित उत्सर्जन के 3% के लिए जिम्मेदार है। आईएमओ ग्रीन हाउस गैस रणनीति 2023 के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें, इसके तहत समुद्री तटीय देशों ने अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रणनीति को अपग्रेड करके 2050 तक या फिर उसके आसपास नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। हालांकि इन देशों ने अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति का कोई सटीक वर्ष नहीं बताया है। सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए इंडिकेटिव चेक पॉइंट्स पर सहमति व्यक्त की है। इसके मुताबिक सदस्य देश कुल वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2008 की तुलना में
2030 तक कम से कम 20% की कटौती करेंगे और 30% की कटौती के लिए प्रयास करेंगे। कुल वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2008 की तुलना में 2040 तक 70% की कटौती करेंगे और 80% की कटौती के लिए प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन में औसतन प्रति ट्रांसपोर्ट वर्क में CO2 उत्सर्जन को 2008 की तुलना में 2030 तक कम से कम 40% तक कम किया जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट वर्क निकाला जाता है कार्गो के वजन और तय की जाने वाली दूरी को गुणा करके। पोत परिवहन उद्योग में जैव ईंधन और जैव मिश्रणों के उपयोग पर एक अंतरिम मार्गदर्शन को भी अपनाया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पोत परिवहन की सुरक्षा में सुधार करना और जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करना है। IMO का मुख्यालय लंदन में है। भारत सहित 175 देश इसके सदस्य हैं और इसके 3 एसोसिएट मेंबर भी हैं। अगली खबर ट्राई से संबंधित है। पेपर 3 का टॉपिक है सूचना एवं प्रसारण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने OTT से संबंधित एक परामर्श पत्र जारी किया है। ये परामर्श पत्र OTT यानी ओवर द टॉप संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और OTT सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध पर जारी किया गया है। इस परामर्श पत्र में ट्राई ने हितधारकों से OTT संचार सेवाओं को विनियमित करने के विषय पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। OTT संचार सेवाएं ऐसा कोई ऐप या सेवाएं हैं जो पारंपरिक संचार माध्यम जैसे कि केबल और ब्रॉडकास्ट आदि की उपेक्षा करते हुए इंटरनेट पर उत्पाद प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इससे पहले भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में OTT सेवाओं को लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से विनियामक दायरे में लाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में भी OTT सेवाओं के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। OTT के लिए विशेष विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों है? भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ट्राई अधिनियम 1997 जैसे कई कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहीं OTT सेवाएं इन कानूनों के अनुपालन के दायरे से बाहर हैं। उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिए भी OTT का विनियमन जरूरी है। OTT की वजह से पारंपरिक नेटवर्क ऑपरेटर्स के राजस्व और मुनाफे भी प्रभावित होते रहेंगे। किसी नेटवर्क ऑपरेटर को एक व्हाट्सएप मैसेज की डेटा खपत से उतना अधिक राजस्व प्राप्त नहीं होता है जितना कि शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS भेजने से प्राप्त होता है। ट्राई भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए ट्राई अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनेस्केप ने डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है। ये प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किए जाने वाला एक सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग देशों द्वारा उठाए गए उपायों से संबंधित है। इस वैश्विक सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के साथ साथ लगभग 60 व्यापार सुविधा उपायों का एक सेट भी शामिल है। व्यापार सुविधा के इन उपायों को 11 उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग, पारगमन सुविधा, पेपरलेस व्यापार, सीमा पार पेपरलेस व्यापार, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार सुविधा, कृषि व्यापार सुविधा में महिलाएं, व्यापार सुविधा के लिए व्यापार वित्त और संकट के समय में व्यापार सुविधा। भारत के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि भारत का स्कोर 2021 के 90.32% से बढ़कर 2023 में 93.55% हो गया है। इस सर्वेक्षण में भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई विकसित देशों से ज्यादा है। भारत ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में 100% का पूर्ण स्कोर हासिल किया है और ये क्षेत्र हैं पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग तथा पेपरलेस व्यापार। व्यापार सुविधा में महिलाएं, इस घटक में भी भारत के स्कोर में पर्याप्त सुधार हुआ है। इस घटक में स्कोर 2021 के 66.7% से बढ़कर 2023 में 77.8% हो गया है। भारत के स्कोर में सुधार मुख्य रूप से कई पहलों की वजह से संभव हो पाया है, जिसमें शामिल है तुरंत कस्टम, व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, प्री अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई संचित और समन्वित सीमा प्रबंधन। एस्केप को 1947 में स्थापित किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। ये संधारणीय विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए अपने 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट मेंबर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
अगली खबर सेबी से संबंधित है। सेबी ने सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क यानी CSCRF पर परामर्श पत्र जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक समेकित CSCRF का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सभी विनियमित संस्थाओं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर इत्यादि को एक नवीनतम साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी। नया फ्रेमवर्क कई खंडों के लिए अलग अलग जारी किए गए लगभग 15 सर्कुलर का स्थान लेगा। ये फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST द्वारा परिभाषित साइबर सुरक्षा के 5 समवर्ती और सतत कार्यों पर आधारित है। ये हैं पहचान करना, सुरक्षा करना, पता लगाना, कार्रवाई करना और पुनर्प्राप्त करना। CSCRF में ये कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे बाजार अवसंरचना संस्थानों को साल में 2 बार साइबर ऑडिट करना होगा। बाकी सभी विनियमित संस्थाओं को वर्ष में एक ही बार साइबर ऑडिट करना होगा। बाजार अवसंरचना संस्थानों के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क की तैयारियों और लचीलेपन को रेटिंग देने के लिए साइबर सक्षमता सूचकांक तैयार किया जाएगा। विनियमित संस्थाओं को व्यापक साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन नीति तैयार करनी होगी और सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा। दरअसल नए फ्रेमवर्क की जरूरत इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों या फिर सेवाओं तथा वायर संचार की क्षति को रोकने, उनकी सुरक्षा करने और उनकी पुनर्बहाली के लिए ये जरूरी है। सभी विनियमित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों में एकरूपता लाना जरूरी है। साइबर जोखिमों या खतरों या फिर घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी की वैधता को और 3 साल तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2019 की अधिसूचना के तहत कोस्टल रेगुलेशन जोन मंजूरी 7 साल के लिए दी जाती थी, लेकिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक अब यह मंजूरी 10 साल के लिए दी जाएगी। इस विस्तार का उद्देश्य ये है कि समुद्र तट के आसपास विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के साथ साथ तटीय मंजूरी को सुसंगत बनाया जाए। इसके तहत यदि आवेदक वैधता अवधि के भीतर संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के साथ आवेदन करता है तो CRZ मंजूरी की वैधता को अधिकतम 1 और वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने CRZ मंजूरी को किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक को हस्तांतरणीय भी बना दिया है। साथ ही किसी विशेष परियोजना के लिए दी गई CRZ मंजूरी को 2 या 2 से अधिक परियोजना प्रस्तावकों यानी लीगल पर्सन्स के बीच विभाजित करने का भी प्रावधान किया गया है। CRZ मंजूरी का मतलब है समुद्र तट के आसपास विकसित की जाने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देना। CRZ के तहत वर्गीकृत क्षेत्र हैं समुद्र, खाड़ियां, ज्वारनदमुख, क्रीक, नदियां और पश्चजल के तटीय विस्तार जो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक ज्वारीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं और लो टाइड लाइन तथा HTL के बीच की भूमि। CRZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय घोषित करता है। CRZ अधिसूचना 2019 बुनियादी ढांचे से जुड़ी गतिविधियों को प्रबंधित करने और उन्हें विनियमित करने के लिए तटीय क्षेत्र को अलग अलग जोन्स में वर्गीकृत करती है। CRZ1 वे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं। CRZ2 के तहत मौजूदा नगर पालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या फिर अन्य शहरी क्षेत्र जो काफी हद तक निर्मित हैं वो शामिल हैं। वहीं CRZ3 में वो भूमि आती है जहां पर अपेक्षाकृत कोई गतिविधि नहीं है, जो CRZ1 या 2 से संबंधित नहीं है। इसमें ग्रामीण इलाकों में तटीय क्षेत्र, मौजूदा नगर पालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या फिर अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से विनिर्मित नहीं हैं। वहीं CRZ4 के तहत निम्न ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील के जल के क्षेत्र और ज्वार से प्रभावित अंतर्देशीय जल क्षेत्र शामिल हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के मुताबिक अफ्रीका के लगभग 12 देशों को अगले 2 वर्षों में मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स की 18 मिलियन खुराक प्राप्त होंगी। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था। इसका उद्देश्य टीकों के समान और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। इसके भागीदारों में शामिल हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। रासायनिक हथियार अभिसमय CWC। अमेरिकी सेना द्वारा रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 1989 में अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने के लिए
सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे। बाद में अमेरिका ने 1997 में रासायनिक हथियार अभिसमय का अनुसमर्थन भी कर दिया था। केमिकल वेपन कन्वेंशन दुनिया का ऐसा पहला बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता है जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रृंखला को खत्म करने का प्रावधान करता है। इसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW प्रशासित करता है। भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को कम करने के लिए VRRR की नीलामी की शुरुआत की है। VRRR रिवर्स रेपो का एक उपखंड है। VRRR की नीलामी के माध्यम से मौजूदा नकदी को बैंकिंग प्रणाली से निकालकर अधिशेष तरलता को कम किया जाता है। रिवर्स रेपो एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर है। इस दर पर बैंक RBI को ऋण देते हैं। धन की कमी होने पर RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। क्लस्टर बम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए सैन्य सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। क्लस्टर बम ऐसे कनस्तर होते हैं जो 10 से लेकर सैकड़ों छोटे बम को ले जा सकते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन भी कहा जाता है। इन कनस्तरों को विमान से गिराया जा सकता है, मिसाइलों से लॉन्च किया जा सकता है या फिर तोप, नौसैनिक गन या रॉकेट लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये कनस्तर लक्षित क्षेत्र के आधार पर एक निर्धारित ऊंचाई पर खुल जाते हैं। इनका टाइमर की मदद से जमीन के करीब या जमीन पर विस्फोट किया जाता है। जियो कोडिंग। GST नेटवर्क ने फर्जी पंजीकरण या फर्जी टैक्स क्रेडिट की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों या राज्य क्षेत्र के लिए जियो कोडिंग शुरू की है। जियो कोडिंग की शुरुआत GSTN रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पते के स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई है। ये किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में बदल सकता है। GSTN पहले ही 1.8 करोड़ मुख्य व्यावसायिक जगहों की जियो कोडिंग कर चुका है। GSTN एक गैर लाभकारी संगठन है। ये वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करता है। अगला टॉपिक है उबिनास ज्वालामुखी। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण मोकेगुआ क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। हाल ही में आइसलैंड में 24 घंटों में 2200 भूकंप दर्ज किए गए थे। मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित होने के कारण आइसलैंड सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। उबिनास पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वतमाला के मध्य ज्वालामुखीय क्षेत्र में स्थित है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यानी कि लंबा और शंकु के आकार का है। ये दक्षिणी पेरू में 7 ज्वालामुखियों के एक समूह का हिस्सा है। ये दक्षिणी पेरू से उत्तरी चिली तक फैले ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्वास्थ्य और पर्यावरण गठबंधन हील नामक एक यूरोपीय गैर लाभकारी संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैसों के समूह में से एक है। इस समूह को नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार, ट्रक, बस, विद्युत संयंत्र और ऑफ रोड उपकरणों से होने वाले उत्सर्जन से बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से श्वसन और रक्त परिसंचरण संबंधी समस्याओं से अकाल मृत्यु हो सकती है और बच्चों तथा वयस्कों में अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। इससे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन हो सकती है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। GPI ने शांति की स्थिति के स्तर के आधार पर 163 स्वतंत्र देशों और राज्य क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की है। शांति सूचकांक तैयार करने के लिए 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ये किसी देश या राज्य क्षेत्र में 3 डोमेन में शांति की स्थिति को मापता है और ये 3 डोमेन है: सामाजिक सुरक्षा और रक्षा का स्तर, जारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और सैन्यीकरण का स्तर। इस सूचकांक में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में ये 135वें स्थान पर था। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। पड़ोसी देशों जैसे कि भूटान ने शांति के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। गारो जनजाति। पश्चिम बंगाल में गारो जनजाति के लोगों ने अपने लिए विकासात्मक योजनाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की है। निर्जातीय दृष्टि से गारो समुदाय मंगोल नस्लीय समूह के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा समूह की एक जनजाति है। ये मुख्य रूप से मेघालय और नागालैंड में तथा असम और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में रहते हैं। ये भारत के मातृसत्तात्मक समाजों में से एक है, जहाँ महिला को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय झूम खेती है। वांगला इनका मुख्य त्योहार है।
नेग्लेरिया फाउलेरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा। नेग्लेरिया फाउलेरी नेग्लेरिया की केवल एक उपप्रजाति है। ये नाक से शरीर में प्रवेश कर लोगों को संक्रमित करती है। ये एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है। ये गर्म तथा मीठे पानी के जल स्रोतों जैसे कि झीलों, गर्म जल स्रोतों और यहाँ तक कि खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल में भी पाया जाता है। इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसे पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस नामक एक दुर्लभ और खतरनाक संक्रमण का कारण बनता है। इसके प्रारंभिक लक्षण हैं सिरदर्द, बुखार, जी मिचलाना और उल्टी। बाद के चरणों के लक्षणों में गर्दन में अकड़न, बदली हुई मानसिक स्थिति, लोगों और परिवेश पर ध्यान न देना, दौरे, मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन और कोमा शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।